मानव अधिवास का अर्थ और उसके आधारभूत तत्व। निम्नलिखित में से किस अवधि में पुरातत्वविद अस्थायी मानव अधिवासों के साक्ष्य पाते हैं? नवपाषाणिक अवधि। नवपाषाणिक अवधि में पुरातत्वविद अस्थायी मानव अधिवासों के साक्ष्य पाते हैं। नवपाषाणिक संस्कृति अपनी पूर्वगामी संस्कृतियों की अपेक्षा अधिक विकसित थी। इस काल का मानव न केवल खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता था वरन उत्पादक भी था। यह कृषि कार्य और पशुपालन से पूर्णतः परिचित हो चुका था। भारतीय पुरापाषाण काल के मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। डिमांजिया ने मकानों का वर्गीकरण किस आधार पर किया था? कार्यों के आधार पर। अल्बर्ट डिमांजिया फ्रांस के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता थे और ये वाइडल डे ला ब्लास के शिष्य थे। डिमांजिया ने मकानों का वर्गीकरण कार्यों के आधार पर किया। उन्होंने मकानों के 4 प्रकार बताए जो निम्न हैं: अल्प विकसित, सघन, अपकीर्ण और लंबवत। किसी भी सेवा के लिए जनसंख्या सीमा की संख्या सही व्याख्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन करता है? सेवा के लिए अधिक आवश्यक न्यूनतम जनसंख्या। जर्मन भूगोलवेत्ता वाल्टर क्रिस्टालर ने वर्ष 1933 में अधिवासों के वितरण से संबंधित केंद्र स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने दक्षिणी जर्मनी के केंद्र स्थलों का अध्ययन किया और केंद्र स्थलों को आरोही अर्थात बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया। केंद्रीय स्थल सिद्धांत में 6 प्रधान संकल्पनाएं विद्यमान हैं: केंद्र स्थल की संकल्पना, पूरक क्षेत्र की संकल्पना, देहरी की संकल्पना, वस्तुओं के परिसर की संकल्पना, केंद्रीय वस्तुओं एवं सेवाओं की संकल्पना और केंद्रीयता की संकल्पना। देहरी की संकल्पना किसी दुकान या फर्म द्वारा किसी वस्तु को उपलब्ध कराने के लिए यह आवश्यक है कि उस वस्तु के उपभोक्ताओं की संख्या इतनी हो कि सेवा प्रदाता के लिए यह लाभदायक कार्य बना रहे। उपभोक्ताओं की यह न्यूनतम आवश्यक संख्या ही वस्तुओं एवं सेवाओं की देहरी अर्थात थ्रेशहोल्ड होती है। किसी भी सेवा के लिए जनसंख्या सीमा का निर्धारण सेवा को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक न्यूनतम जनसंख्या की आवश्यकता पड़ती है। केंद्र स्थल शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग 1931 में मार्क जेफरसन ने किया था। स्थल, लोक एवं कार्य के त्रिघट के रूप में प्रदेश की संकल्पना को निम्नलिखित में से किसने प्रचारित किया? पैट्रिक गेडिस। मानव समुदाय के अध्ययन के लिए कार्य स्थल, लोक अर्थात प्लेस, वर्क, फोक पद्धति का प्रतिपादन पैट्रिक गेडिस महोदय ने किया। इस अध्ययन पद्धति की मौलिक मान्यता थी कि स्थान या स्थानीय पर्यावरण यह निर्धारित करता है कि वहाँ के लोगों की जीविकोपार्जन पद्धति या आर्थिक क्रियाएं किस प्रकार की होंगी और जीविकोपार्जन की पद्धति का क्रम स्थान कार्य लोक होता है। किंतु उन्नत तकनीकी विकास वाले समुदायों में यह क्रम बदल जाता है और यह लोक कार्य स्थान के रूप में अर्थात इसके विपरीत हो जाता है, फोक, वर्क और प्लेस के रूप में जाना जाता है। पैट्रिक गेडिस को ब्रिटेन में प्रादेशिक सर्वेक्षण, प्रादेशिकरण और व्यवहारिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है। नोट है कि पैट्रिक गेडिस महोदय ने सर्वप्रथम सन्नगर या कनर्वेशन शब्दावली का प्रयोग किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कारक ग्रामीण बस्तियों की उत्पत्ति को प्रभावित करता है? उपजाऊ भूमि, निर्माण सामग्री, शुष्क भूमि और अनुकूल जलवायु। चारों कथन सही है। ग्रामीण बस्तियां एक लंबे समय से घटने वाली घटनाओं का परिणाम होती हैं। उसके विकास का जाति प्रथा, वर्ग व्यवस्था, सुरक्षा, प्राकृतिक और सामाजिक, कृषिगत तरीके, भूमि उर्वरता, आर्थिक विकास की परिस्थितियां आदि का प्रभाव पड़ता है। समतल मैदान, कृषि भूमि का ऊंचा प्रतिशत, पानी की समुचित उपलब्धि, कृषकों की आर्थिक दशा, जातीय संरचना आदि कारक गांव के विकास व स्थापना पर अपना स्पष्ट प्रभाव रखती हैं।
पर्यावरण का सीधा प्रभाव किन प्रदेशों के आवासों पर देखा जा सकता है? टुंड्रा प्रदेशों में। पर्यावरण का सीधा प्रभाव टुंड्रा प्रदेशों के आवासों पर देखा जा सकता है। टुंड्रा प्रदेश का शाब्दिक अर्थ बंजर भूमि है। इसका विस्तार उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक अर्थात 66.5 डिग्री अक्षांश से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। ये प्रदेश यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। इस शीत प्रधान प्रदेश को यूरेशिया में टुंड्रा तथा उत्तरी अमेरिका में बंजर भूमि कहा जाता है। टुंड्रा प्रदेश में जलवायु की कठोरता, अधिकांश समय तक धरातल पर हिमाच्छादित रहने, वनस्पति विकास न हो पाने आदि के कारण यह मानव निवास के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। अतः इसके कारण बहुत कम क्षेत्रों में यथातथ बहुत थोड़े मनुष्यों का निवास पाया जाता है। पूरे टुंड्रा में जनसंख्या का औसत घनत्व 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है। यूरेशिया की टुंड्रा प्रदेश में लैप्स, याकूत, यूकाधिर, सेमॉयड, तुंगस, चुकची आदि आदिम जनजातियाँ तथा उत्तरी अमेरिका के टुंड्रा में इन्यूट एवं एस्किमो जनजातियाँ पाई जाती हैं, जो शिकार के लिए मौसमी स्थानांतरण करती रहती हैं। शुष्क प्रदेशों में नाभिकीय अधिवास है। ये कथन सही है। कम जल स्रोत अनेक लोगों को आकर्षित करते हैं। दोनों कथन सही है और सही व्याख्या है। शुष्क प्रदेशों में नाभिकीय अधिवास पाए जाते हैं क्योंकि कम जल स्रोत अनेक लोगों को आकर्षित करते हैं। शुष्क बसाव अधिवास नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्रों में वह स्थान चुना जाता है जहाँ नदी की बाढ़ का पानी न पहुँच सके। नदियों के किनारे ऐसे स्थल हल्के उभार, पहाड़ी चोटी, नदी के चबूतरे वाले धरातलीय विशेषताओं से युक्त होते हैं। अधिवासों के संदर्भ में कौन सी अवस्थिति का प्रकार नहीं है? पर्वतीय, अंतराल, तटीय, शैल संरचना नहीं है और सभी सही है। विश्व के संपूर्ण धरातलीय भाग का कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? लगभग 37.7% भाग कृषि योग्य है। अधिवास भूगोल के अध्ययन में आनुवांशिक उपागम के प्रेषक थे माइटजेन। अधिवासों की उत्पत्ति तथा विकास और उसके स्वरूप के निर्माण में विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठन, परंपराओं, रीति रिवाजों, मान्यताओं आदि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अधिवास भूगोल के अध्ययन में आनुवांशिक उपागम के प्रेषक माइटजेन हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने क्षेत्र में मानव अधिवासन के कार्यात्मक संगठन की संकल्पना का प्रतिपादन किया? A.K. फिलब्रिक महोदय। अधिवासों में रहने वाले मनुष्यों के समांतर व्यवसायों को 3 बृहद श्रेणियों प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय और तृतीय व्यवसाय में वर्गीकृत किया गया जाता है। जनसंख्या के व्यवसायों का प्रभाव अधिवास की गृह योजना, सामाजिक आर्थिक स्तर, जीवन पद्धति, सांस्कृतिक स्तर आदि पर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। मानव अधिवासों के कार्यात्मक संगठन की संकल्पना का प्रतिपादक A.K. फिलब्रिक महोदय द्वारा किया गया। भूगोल की प्रकृति में द्वैतवाद निम्न में से किसमें है? प्रादेशिक एवं क्रमबद्ध भूगोल। भूगोल में द्वैतवाद की विचारधारा पुनर्जागरण काल के उत्तरार्ध में यूरोप में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उस समय स्पष्ट रूप से भूगोल में कई शाखाओं में विभाजित दिखाई देती है। कुछ द्वैतवाद हैं: सामान्य भूगोल या क्रमबद्ध भूगोल बनाम प्रादेशिक भूगोल, भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल। भारतीय जनगणना के अनुसार एक नगरीय अधिवास को सिटी की श्रेणी में तभी वर्गीकृत किया जाएगा जब उसकी न्यूनतम जनसंख्या 5,000 हो, 10 लाख हो। सिटी की श्रेणी में 10 लाख न्यूनतम जनसंख्या तभी वर्गीकृत की जा सकती है जब वह 10 लाख हो। और भारत में नगरीय बस्तियों के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 1000 व्यक्ति प्रति मील या 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत में नगरीय बस्तियों के लिए यह आवश्यक है कि उसकी 75% कार्यशील आबादी गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। नगर प्रदेश की विशेषता है
संकेंद्रित विकास। नगर प्रदेश की प्रमुख विशेषता संकेंद्रित विकास है। संकेंद्रित विकास का प्रमुख आधार निर्यात व्यापार पर आश्रित होता है। ध्यातव्य है कि संकेंद्रित विकास 5 वलयों के रूप में बाहर की ओर वृद्धि करता है, बशर्ते कि प्रारूप को विकृत करने वाली भौतिक बाधाएं, पर्वत या नदियां उपस्थित न हो। अधिवास के प्रकार और प्रतिरूप। निम्नलिखित में से कौन एक संभाव्य प्रतिचयन हेतु प्रतिचयन तकनीक का सही क्रम है? ये क्रम है दैव, स्तरीकृत, क्रमबद्ध और गुंचित। शुष्क स्थल अधिवास एक ऐसे स्थान पर स्थित मानव अधिवास है जो बाढ़ प्रवण क्षेत्र में बाढ़ उन्मुख न हो। शुष्क स्थल अधिवास ऐसे स्थान पर स्थित मानव अधिवास हैं जो बाढ़ प्रवण क्षेत्र में बाढ़ उन्मुख न हो। शुष्क स्थल अधिवास के लोग प्रायः तंबुओं में रहते हैं, जहाँ कहीं जल, पत्थर तथा लकड़ी आदि प्राप्त हो जाती है। वहाँ पर पक्के मकान भी बनाए जाते हैं। इनमें खिड़कियाँ नहीं बनाई जाती क्योंकि वहाँ पर आंधियाँ बहुत चलती हैं। इनकी दीवारें ऊंची रखी जाती है ताकि यहाँ आंधियों के कारण बड़ी मात्रा में गलियों में रेत जमा हो जाए तो भी मकान रेत से सुरक्षित रहे। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिवास का विकास सड़क, नदी और नहरों के किनारे होता है? ये है रेखीय अधिवास। रेखीय, रेखाकार या रिबन प्रतिरूप का विकास किसी सड़क, रेल, नहर, नदी के किनारे पर होता है। ऐसे गांवों की मुख्य गलियां सड़क, रेल तथा नदी आदि के समानांतर होती है और द्वार परस्पर आमने सामने होते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में नदी घाटियों के किनारे पर प्रायः रेखीय बस्तियां देखने को मिलती हैं। रेखाकार या रेखीय प्रतिरूप को लंबवत या डोरी प्रतिरूप भी कहा जाता है। निम्नलिखित बस्तियों को उनके पदानुक्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नगरीय, गांव, कस्बा, नगर और महानगर। नगरीय बस्तियां प्रधानतः गैर प्राथमिक कार्यों अर्थात उद्योग, व्यापार, शिक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य आदि में संलग्न लोगों की अस्थायी, सतत निर्मित, सुसंबद्ध आवासीय और कार्य संपादन केंद्र होते हैं। सामान्यतः नगरीय बस्तियों को पदानुक्रमानुसार निम्नवत रखा जा सकता है: अनुमार्ग बस्ती, नगरीय पुरवा, नगरीय गांव, कस्बा, नगर, महानगर, सन्नगर और मेगालोपोलिस। भारत में किसी प्रदेश का अधिवास प्रतिरूप प्रभावित होता है सामाजिक अवसंरचना के द्वारा, भौतिक संलग्नता के द्वारा, जनसंख्या वृद्धि दर के द्वारा, कृषि पद्धतियों के द्वारा। भारत में किसी प्रदेश का अधिवास प्रतिरूप सर्वाधिक कृषि पद्धतियों के द्वारा प्रभावित होता है। अधिवासों के वितरण को स्पष्ट करने के लिए समीपस्थ पड़ोसी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसका मापन यदि 2.15 Rn है तो प्रारूप होगा समरूप। Rn तालिका में सूचकांक का मान 0 से 2.15 होता है। इसका सूत्र R=RO/RE होता है। Rn का मान अगर 0 से 0.09 है तो पूर्ण संकेंद्रण अर्थात क्लस्टर होता है, और अगर 0.10 से 0.50 है तो उच्च संकेंद्रण, 0.51 से 0.99 है तो गुच्छेदार क्रम, 1 से 1.19 है तो दैव प्रतिरूप या यादृच्छिक अर्थात रैंडम,
1.20 से 1.44 है तो उपागमेय प्रवृत्ति, 1.50 से 2.14 है तो परिक्षेपित, और 2.1491 है और 2.15 के बीच है तो पूर्ण षटकोणीय। एक राज्य में प्रादेशिक पदानुक्रम की कौन सी इकाई हिस्सा नहीं है? महानगर। गांव, ब्लॉक, जिला में प्रादेशिक पदानुक्रम इकाई ये भाग है। प्रादेशिक पदानुक्रम 4 दृष्टिकोण निम्न है। राज्य भूमि पदानुक्रम, राज्य भूमि या क्षेत्र के दृष्टिकोण से प्रदेशों का पदानुक्रम इस प्रकार है: राष्ट्रीय, प्रादेशिक, स्थानीय। कार्यात्मक पदानुक्रम के आधार पर ये 6 हैं: लीडरशिप के क्षेत्र, नियंत्रण के क्षेत्र, वाहनांतरण अर्थात ट्रांसशिपमेंट के क्षेत्र, थोक सेवा के क्षेत्र, फुटकर सेवा के क्षेत्र और उपभोग क्षेत्र। प्रशासनिक पदानुक्रम के आधार पर ये 6 हैं: राष्ट्र या देश, प्रांत या प्रोविंस और स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील या तालुका, परगना या कम्युनिटी ब्लॉक, कस्बा या गांव। निवास पदानुक्रम है: बृहद महानगरीय क्षेत्र, मेगालोपोलिस, फ्यूज्ड सिटी या कनर्वेशन, मेट्रोपोलिस, सिटी, कस्बा अर्थात टाउन, गांव विलेज, पूर्वा तथा एकीकृत या फार्मस्टेड। प्रादेशिक नियोजन किस क्षेत्रों में सहायता करता है? ये है आर्थिक विकास में, सामुदायिक विकास में, पोषणीय सतत विकास में और मानव विकास में। नियोजन की प्रक्रिया संकल्पना अनिवार्य रूप से विकास की प्रक्रिया से संबंधित है। यह पूर्ण भौगोलिक परिवेश में स्थान तथा संसाधन से जुड़ी परिस्थितियाँ, सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा एवं स्तर को सुनिश्चित करती है। विश्व के किसी भी देश में मानवीय एवं प्राकृतिक परिस्थितियों में समरूपता नहीं पाई जाती। और अतः संपूर्ण देश के लिए एक ही सिद्धांत पर आधारित नियोजन नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए किसी भी क्षेत्र अथवा देश के प्राकृतिक और मानवीय तत्वों के आधार पर बहुस्तरीय प्रदेशों के गठन करके प्रत्येक प्रदेश में मानव कल्याण हेतु उपलब्ध संसाधनों के उपयोग की भविष्योन्मुख योजना की प्रक्रिया प्रादेशिक नियोजन है। प्रादेशिक नियोजन आर्थिक विकास, सामुदायिक विकास, पोषणीय सतत विकास तथा मानव विकास में सहायक होते हैं। निप्टस के स्थानिक विश्लेषण RN=2.15 यह इंगित करता है कि किस प्रकार की निपटान व्यवस्था है। ये है यूनिफॉर्म। निम्नलिखित कथनों का कथन और कारण है तो गंगा के मैदान में ग्रामीण अधिवासियों का वितरण मिट्टियों की गुणवत्ता से प्रभावित होता है। ये कथन सही है। मिट्टियों की गुणवत्ता सेलों के संगठक तत्वों से निर्धारित होती है। दोनों कथन सही है और सही व्याख्या है। भारत के उत्तरी मैदानी भाग में अधिवासियों के मिले जुले प्रकार व प्रतिरूप देखे जाते हैं। पंजाब में इंदिरा नहर के कारण मैदानी क्षेत्रों में सघन सामूहिक एवं सघन अधिवास मिलते हैं। गंगा के मैदान में ग्रामीण अधिवासियों का वितरण मिट्टी की गुणवत्ता से प्रभावित होता है, क्योंकि मिट्टी की गुणवत्ता सेलों के संगठक तत्वों से निर्धारित होती है। कौन से ग्रामीण अधिवास के प्रकार हैं? पूर्वा या पल्ली, नाभिकीय गांव, बहुमंजिली घरों का समूह, संहत गांव। बहुमंजिली घरों का समूह इसके अंतर्गत नहीं आता। ग्रामीण अधिवासी के प्रकार को किसी बस्ती में मकानों की संख्या, मकानों के बीच पारस्परिक दूरी के आधार पर निश्चित किया जाता है। ग्रामीण अधिवास के प्रकार हैं। सघन अधिवासों के अंतर्गत कई प्रकार के अधिवासों को सम्मिलित किया जाता है। मानसूनी पुंजित अधिवास, लगभग पुंजित या पूर्वा पुंजित अधिवास, पुंजित रेखीय अधिवास, पुंजित सह पूर्वा सह प्रकीर्ण अधिवास, बिखरी या प्रकीर्ण अधिवास
के अंतर्गत हैं। एकाकी या कृषि गृह अधिवास, पूर्वा प्रकीर्ण अधिवास, रेखीय प्रकीर्ण अधिवास, सीढ़ीनुमा प्रकीर्ण अधिवास। किसी झील के चारों ओर बसा आदिवासी ग्राम होगा। निहारकीय प्रतिरूप। निहारकीय प्रतिरूप के अंतर्गत आएगा। यह वृत्ताकार प्रतिरूप का एक प्रकार होता है। किसी प्रतिरूप के केंद्र में तालाब, झील, चबूतरा या पंचायत घर होता है और वहाँ पर गांव के लोग सामूहिक रूप से सामाजिक उत्सव और सभाएं करते हैं। इस प्रकार का अधिवास प्रतिरूप गंगा यमुना के दोआब, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश आदि स्थानों पर मिलते हैं। बस्तियों के बसाव में भौगोलिक कारकों का स्पष्ट प्रभाव होता है, जिसके कारण यह कहीं रैखिक तो कहीं गोलाकार या आयताकार के समूह में बस्तियों का बसाव होता है। इसी को अधिवास प्रतिरूप कहते हैं। कई प्रकार होते हैं इसके। रेखीय प्रतिरूप, अरी या त्रिज्याकार प्रतिरूप, तीरनुमा या लंबाकार प्रतिरूप, चौकपट्टी प्रतिरूप, जूते की डोरी का आकार प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप, सीढ़ी के आकार का प्रतिरूप, वृत्ताकार प्रतिरूप, पंखा प्रतिरूप और मधुछत्ता प्रतिरूप। मधुछत्ता प्रतिरूप टोडा जनजाति में पाई जाती है। किस प्रकार के ग्रामीण अधिवास एशिया में पाए जाते हैं? एशिया में संहत अधिवास पाए जाते हैं। सघन अधिवास उन क्षेत्रों में विकसित होते हैं जहां अधिक जनसंख्या के रहने के लिए संसाधन उपलब्ध होते हैं। ऐसे अधिवासों के विकास के लिए पर्याप्त समतल भूमि, पीने तथा सिंचाई के लिए अस्थायी जल स्रोत, यातायात के साधनों और जीविका के अस्थायी स्रोतों का होना अनिवार्य होता है। सघन अधिवासों की उत्पत्ति तथा विकास के लिए विभिन्न प्राकृतिक, सांस्कृतिक आधार तत्व होते हैं। गृहों के बीच की दूरी तथा सघनता और समूहन की प्रकृति के अनुसार एकत्रित कॉम्पैक्ट ग्रामीण अधिवासों को सामान्यतः 3 वर्गों में रखा जाता है: सघन या पुंजित अधिवास, संयुक्त अधिवास और अवखंडित अधिवास। एक नदी, झील या झरने जैसे जलापूर्ति वाले क्षेत्रों के निकट स्थित स्थान कहलाता है नम बिंदु बस्ती। एक नदी, झील या झरने जैसे जलापूर्ति वाले स्रोत के निकट स्थित स्थान नम बिंदु स्थान कहलाते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अमलैंड आंद्रे एलेक्स महोदय द्वारा दिया गया शब्द है। नगर प्रदेश आर. डिकिंसन द्वारा। हिंटरलैंड F. H. ग्रीन महोदय द्वारा। अर्बन फील्ड R. M. नार्दन नहीं बल्कि स्मिल्स महोदय द्वारा दिया गया है। अर्बन फील्ड शब्द का प्रयोग स्मिल्स ने किया, जबकि नार्दन ने नगरीय प्रभाव क्षेत्र शब्द का प्रयोग किया। अन्य सभी विकल्प सही हैं। सड़क के किनारे स्थित अधिवास का प्रतिरूप रेखीय प्रतिरूप होता है। राजमहल की पहाड़ियों, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में, अफ्रीका की अधिकांश बड़ी नदियों के किनारे तथा कनाडा में इस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं। रेखीय प्रतिरूप का विकास नदियों, नहरों, पगडंडियों एवं परिवहन मार्गों के किनारे होता है। निम्नलिखित में से कौन अधिवास का प्रकार है? प्रकीर्ण अधिवास है। वृत्त, अस्तर, लाइफ, क्षारीय ये नहीं है। प्रकीर्ण अधिवास का एक प्रकार है। पर्वतीय, पठारी, उच्च भूमि के क्षेत्रों में बिखरी हुई बस्तियां होती हैं। इथोपिया के पठार, तिब्बत, अबिसिनिया के पठार पर इसी तरह की बस्तियां पाई जाती हैं। भारत में उत्तर बंगाल, हिमाचल, सिक्किम उच्च पठारों पर इस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं। भारतवर्ष में स्वाधीनता के बाद ग्रामीण विकास के लिए प्रथम योजना किस स्तर पर बनाई गई? पंचायत स्तर पर। पंचायत स्तर का प्रारंभ राजस्थान के नागौर जिले से हुआ था। 1959 में। भारत के किस प्रदेश में विकीर्ण अधिवास पाए जाते हैं?
पहाड़ी प्रदेशों में विकीर्ण अधिवास पाए जाते हैं। इस प्रकार के अधिवास के अंतर्गत एक या दो घरों की बस्तियां होती हैं जो किसी सामान्य सूत्र से बंधी होती हैं। इस प्रकार की बस्तियां विषम स्थलाकृति वाले क्षेत्रों में, घने वनों और उपजाऊ कृषि प्रदेश, दलदली मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अनेक परिवहन मार्गों के मिलन स्थल पर निम्नलिखित में से किस अधिवास प्रतिरूप का निर्माण होता है? ताराकृति अधिवास। स्टार पैटर्न प्रतिरूप का निर्माण होता है ऐसे क्षेत्रों में। भारत के उत्तरी मैदानों की घने बसाव में शूद्र अर्थात निम्न जाति जिनके देवता यम हैं, गांव की किस दिशा में रहते हैं? दक्षिणी दिशा में, क्योंकि उत्तरी भागों में सामान्यतः हवाएं उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं, इसीलिए इनको दक्षिण में बसाया जाता है। अस्थिर बसाव किन लोगों का होता है? अस्थिर बसाव पशुचारी देहातियों का। किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप का होगा? ये निहारकी प्रतिरूप का होगा। जब किसी जलाशय के चारों ओर बस्ती बसती है तो यह नेबुला के समान हो जाती है, अतः इसे निहारकी प्रतिरूप कहा जाता है। ऐसे ग्राम एशिया और यूरोप के अन्य भागों में पाए जाते हैं। ये जब किसी सार्वजनिक भवन, धार्मिक भवन आदि के चारों ओर और विकसित होते हैं तो इसे नाभिकीय आवास कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समेकित अधिवास ग्रामीण विकास कार्यक्रम नहीं है? कौन सा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम नहीं है? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, मरुस्थल एवं सूखा प्रवण विकास कार्यक्रम, ये नहीं है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्र महिला एवं बाल विकास। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम योजना को चलाया गया। इसके अंतर्गत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम को चलाया गया। प्रकीर्ण बस्तियां मिलती हैं मध्यवर्ती ऑस्ट्रेलिया में। नील नदी घाटी और उत्तरी पश्चिमी यूरोप में सघन बस्तियां पाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में प्रकीर्ण बस्तियों वाले कृषि गृह पाए जाते हैं। यहाँ प्रकीर्ण बस्तियां बसने का कारण कृषि योग्य भूमि का सस्ता और बड़े क्षेत्रफल में प्राप्त होना है। बड़े क्षेत्रों में यांत्रिक कृषि की बड़ी सुविधा है। यहाँ प्रत्येक किसान के पास कई सौ एकड़ भूमि के फार्म हैं। पाली, पाडा, नगला, ढौढ़ी आदि नाम भारत में किस प्रकार के ग्रामीण अधिवास हैं? ये पल्ली अधिवास हैं। ग्रामीण अधिवासियों को प्रतिरूप का निर्धारण उनकी आकृति और स्वरूप के आधार पर करते हैं। इनको गृह और मार्गों की स्थिति के क्रम और व्यवस्था के आधार पर निश्चित किया जाता है। पाली, पाडा, नगला, ढाढ़ी आदि नाम भारत में पल्ली बस्तियों के हैं। जलोढ़ मैदानों में निम्नलिखित में से अधिवासियों का कौन सा प्रतिरूप मिलता है? आयताकार प्रतिरूप। रेक्टेंगुलर पैटर्न मैदानी भागों में और चौड़े अंतः पर्वतीय घाटियों में देखने को मिलता है। अधिवासों की स्थापना में धार्मिक सांस्कृतिक कारक महत्वपूर्ण होते हैं, राजनीतिक कारक महत्वपूर्ण होते हैं, आर्थिक कारक महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये सभी कारक इसके स्थापना में महत्वपूर्ण कारक होते हैं। भारत आदर्श ग्रामीण बस्तियों का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है। ये फ्रिंच और ट्रिवार्था का कथन है। निम्न पर विचार कीजिए। संहत अधिवास बहुधा विखंडित हो जाता है, ये कथन सही है। जाति प्रथा सामाजिक अलगाव को लागू करती है, दोनों कथन सही है और सही व्याख्या है। गांव की सामाजिक आकारिकी से आशय ग्राम के विभिन्न प्रखंडों में विभिन्न सामाजिक वर्गों के बसाव से है। कुछ ग्राम या पुरवा किसी एक सामाजिक वर्ग के लोगों द्वारा ही बसे होते हैं। नगरीय वृद्धि की गति में प्रारंभ की अवस्था किससे संबंधित है? वह कारक जो विशेष स्थान में नगर को जन्म देता है।
नगरीय वृद्धि की गतिकी में प्रारंभ की अवस्था उस कारक से संबंधित है जो एक विशेष स्थान पर नगर को जन्म देता है। नगर को जन्म देने वाले प्रभावी कारक जल की उपलब्धता, उपजाऊ कृषि, खनिज संसाधनों की उपलब्धता, उपयुक्त जलवायु, रोजगार की उपलब्धता आदि है। नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं? ये पंखा प्रतिरूप के होते हैं। नदियों के डेल्टाई भूमि पर्वत के पाद प्रदेश में निर्मित जलोढ़ पंख पर बसी बस्तियों की आकृति पंखे की भांति दिखाई पड़ती है, अतः इसे पंखा प्रतिरूप कहते हैं। ग्रामीण एवं नगरीय अधिवास में अंतर, नगरीकरण के प्रमुख सिद्धांत। नगर का विकास संयुक्त वृद्धि सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ये गैरिसन महोदय ने। नगर विकास का संयुक्त वृद्धि सिद्धांत गैरिसन महोदय ने दिया है। इनके अनुसार किसी भी नगर का विकास अरीय प्रतिरूप में नगरीय केंद्र से बाहर की ओर यातायात मार्गों के सहारे होता है एवं इसमें उद्योगों तथा निवास योग्य केंद्रों के अलग अलग सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी खंड स्थापित हो जाते हैं। कुछ अन्य नगरीय भूमि उपयोग संबंधी सिद्धांत हैं। संकेंद्रीय कटिबंध सिद्धांत E.W. बर्गेस महोदय द्वारा 1925 में दिया गया। त्रिज्या खंड सिद्धांत होमर होवेट महोदय द्वारा 1939 में दिया गया। बहुनाभिक सिद्धांत हैरिस और उलमैन द्वारा 1945 में दिया गया। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कोटि आकार नियम जे.के. जीव द्वारा सही सुमेलित है। संकेंद्रीय वलय सिद्धांत E.W. बर्गेस महोदय द्वारा 1925 में दिया गया। बहुनाभिक सिद्धांत B.J.L. बेरी महोदय द्वारा नहीं बल्कि हैरिस और उलमैन द्वारा 1945 में दिया गया। केंद्र स्थल सिद्धांत वाल्टर क्रिस्टॉलर द्वारा दिया गया 1933 में। कोटि आकार नियम 1949 में, केंद्रीय वलय सिद्धांत 1925 में, बहुनाभिक सिद्धांत 1945 में और 1933 में केंद्र स्थल सिद्धांत वाल्टर क्रिस्टॉलर महोदय द्वारा। शहरी आकारिकी का मॉडल संकेंद्रीय कटिबंध सिद्धांत E.W. बर्गेस महोदय द्वारा 1925 में दिया गया। अमेरिकी समाजशास्त्री बर्गेस ने 1925 में किया, जो शिकागो नगर के अध्ययन पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार कार्यात्मक पेटियां नगर के केंद्र के चारों ओर संकेंद्रीय वलय के रूप में विकसित होती हैं। नगर के विकास के साथ साथ ये कार्यात्मक पेटियां भी बाहर की ओर खिसकती हैं। बर्गेस ने अपने मॉडल में 5 संकेंद्रीय पेटियों को दर्शाया जो केंद्र से बाहर की ओर क्रमशः इस प्रकार हैं। केंद्रीय व्यापार पेटी अर्थात CBD, संक्रमण क्षेत्र, स्वतंत्र कर्मियों के आवासीय क्षेत्र, निम्न आवासीय क्षेत्र जो होते हैं, और उच्चतर आवासीय क्षेत्र, अभिगमनकर्ताओं का क्षेत्र। संकेंद्रीय क्षेत्र प्रतिरूप में नगर केंद्र से बाहर की ओर के क्षेत्रों का सही क्रम है। CBD थोक हल्के विनिर्माण, निम्नवर्गीय आवास और मध्यवर्गीय आवास, अर्थात CBAD हो जाएगा, इसमें C सही हो जाएगा। संकेंद्रीय मेखला सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिकी समाजशास्त्री बर्गेस ने 1925 में किया। यह सिद्धांत उनके अमेरिका के शिकागो नगर के अध्ययन पर आधारित है। इसमें 5 संकेंद्रीय वलय हैं। पहला केंद्रीय व्यापार क्षेत्र CBD, संक्रमण क्षेत्र, स्वतंत्र कर्मियों का आवास क्षेत्र, श्रेष्ठतर आवासीय क्षेत्र और अभिगमन क्षेत्र। नगरीय वृद्धि का संकेंद्रीय पेटी सिद्धांत E.W. बर्गेस द्वारा 1925 में दिया गया। शिकागो शहर के अध्ययन के आधार पर केंद्रीय स्थानों के कार्य प्रकार व उनके वितरण पर कौन सा सिद्धांत प्रभावी नहीं है? इसमें संकेंद्रीय वलय सिद्धांत नहीं है। ये नगरीय विकास से संबंधित है, जबकि बाजार सिद्धांत
यातायात सिद्धांत और प्रशासकीय सिद्धांत CBD के वितरण से संबंधित है, जो केंद्र स्थल सिद्धांत वाल्टर क्रिस्टालर के सिद्धांत पर आधारित है। शहरी शब्दावली और परिभाषा। नगरीकृत क्षेत्र बिना किसी राजनीतिक सीमाओं के सतत रूप से निर्मित भूदृश्य होता है। संनगर या बहुनगरीय केंद्रों सहित सतत नगरीय निर्मित क्षेत्र होता है। नगरीय प्रभाव क्षेत्र नगर के बाहर बहुत अधिक नगरीय प्रभाव वाला क्षेत्र। और प्रमुख नगर वह नगर जिसकी जनसंख्या दूसरे क्रम के नगरों की जनसंख्या से बहुत अधिक होती है या दुगने से अधिक होती है। जीके जीफ के ने कोटि आकार संबंधी निम्न सूत्र का प्रतिपादन किया था। इसमें PR = P1/R, ये इसका सूत्र है। कोटि आकार नियम अर्थात रैंक साइज रूल के संबंध में सर्वप्रथम प्रकाश F. आयरबैक ने 1913 में डाला था। उसके बाद अनेक विद्वान इस विषय पर अनेक विचार प्रकट कर चुके हैं। इनमें से WH सिंगर, GK जीफ, BG एल्बेरी, NBK रेड्डी के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा एक बड़े शहर की 75 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत शहरों और कस्बों की अनुपस्थिति को वर्णित करती है? यह है नगरीय छाया। नगरीय छाया की अवधारणा एक बड़े शहर की 75 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत शहरों एवं कस्बों की अनुपस्थिति को वर्णित करता है। 1784 में संयुक्त राज्य अमेरिका की रेखात्मक सीमाओं का निर्धारण किसने किया? थॉमस जेफरसन महोदय ने किया है। 1784 में अमेरिका की रेखात्मक सीमाओं का निर्धारण थॉमस जेफरसन ने किया। अमेरिकी राज्यों का वर्तमान क्षेत्रीय आकार का निर्धारण मूल निवासियों के कमजोर सामाजिक निर्माण की कीमत पर क्षेत्रीय विवर्धन की स्वेच्छाचारी प्रक्रियाओं के द्वारा ही हुआ है। आंतरिक संघीय प्रांतों की सीमाएं एकपक्षीय रूप से खींची गई। नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण हेतु H.J. नेल्सन द्वारा किस विधि का प्रयोग किया गया? प्रामाणिक विचलन सिद्धांत अर्थात स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड का प्रयोग किया गया। नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण हेतु H.J. नेल्सन द्वारा प्रामाणिक विचलन सिद्धांत का प्रयोग किया गया। 1955 में नेल्सन ने अमेरिका के 1950 ईस्वी के जनगणना के आंकड़ों के आधार पर अमेरिका के शहरों का कार्यात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इन्होंने अपने वर्गीकरण में शहरी क्षेत्रों के कृषि और निर्माण कार्यों को शामिल नहीं किया। नगर किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है जानने के लिए उन्होंने मानक तकनीक का प्रयोग किया। क्रियाकलापों और कार्यों के आधार पर नगर को 9 प्रकार में विभाजित किया गया है। विनिर्माण नगर, परिवहन एवं संचार शहर, खुदरा शहर, वित्त और बीमा शहर, थोक शहर, रियल एस्टेट शहर, व्यावसायिक सेवाएं, खनन नगर और लोक प्रशासन नगर। इस प्रकार के 9 प्रकार से कार्यों के आधार पर नगरों को विभाजित किया गया है। प्रादेशिक नियोजन को अधिनगरीय क्षेत्र में गतिविधियों के व्यवस्थापन में सामाजिक उद्देश्यों को तैयार करने एवं स्पष्टीकरण की प्रक्रियाओं के रूप में किसने परिभाषित किया है? ये जॉन फ्रीडमैन महोदय हैं। प्रादेशिक नियोजन को अधिनगरीय क्षेत्र में गतिविधियों के व्यवस्थापन में सामाजिक उद्देश्यों को तैयार करने एवं स्पष्टीकरण की प्रक्रियाओं के रूप में जॉन फ्रीडमैन महोदय ने परिभाषित किया। अमेरिकी अर्थशास्त्री जॉन फ्रीडमैन ने 1966 में अपने केंद्र परिधि मॉडल सिद्धांत को प्रस्तुत किया। यह मानवीय क्रियाओं के क्षेत्रीय संगठन का मॉडल है जो मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था एवं समाज में शक्ति के समान वितरण पर आधारित है। यह प्रादेशिक विकास के लिए मार्ग और विधि प्रदान करता है। इस मॉडल में परिधीय क्षेत्रों से संबंधित केंद्रीय क्षेत्र के ऊपर निर्भरता के रूप में परिभाषित किया जाता है। जॉन फ्रीडमैन महोदय ने 1966 में वेनेजुएला,
दक्षिण अमेरिका में जो स्थित है, में प्रादेशिक विकास नीति का विश्लेषण करते हुए एक नगर तत्व में विकास केंद्र परिधि अवस्थाओं की व्याख्या की है। नगर प्रदेश डिकिंसन महोदय द्वारा दिया गया अमलैंड आंद्रे एलेक्स पृष्ठ प्रदेश ग्रेन महोदय और नगरीय क्षेत्र इस्मेल्स महोदय। नगर प्रदेश डिकिंसन अमलैंड आंद्रे एलेक्स पृष्ठ प्रदेश ग्रेन नगरीय क्षेत्र इस्मेल्स। जीवन शैली के रूप में नगरीकरण की अवधारणा किसने विकसित की? लुईस विर्थ। जीवन शैली अर्थात लाइफ स्टाइल के रूप में नगरीकरण की अवधारणा लुईस विर्थ ने विकसित किया। लुईस विर्थ एक अमेरिकी समाजशास्त्री और शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी के सदस्य थे। इनकी रुचियों में शहरी जीवन, अल्पसंख्यक समूह व्यवहार और जनसंचार माध्यम शामिल है। विर्थ ने शहर के जीवन के सकारात्मक प्रभावों पर जोर दिया, जो अपनी आधुनिकता में विशिष्ट रूप से आधुनिक है। इसकी शुरुआत सभ्य महान शहरों के विकास के लिए सबसे अच्छा संकेतक है। लुईस विर्थ को यह विश्वास है कि नगरीकरण एक जीवन पद्धति है और अर्बनाइजेशन इज अ लाइफ स्टाइल, और यह सामाजिक संबंधों और व्यक्तियों को प्रभावित करती है। नगरीकरण ग्रामीण कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को नगरीय व्यापार और सेवा आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने की एक प्रक्रिया है। लुईस विर्थ ने अपने पुस्तकों की रचना की जो निम्नवत हैं: यहूदी बस्ती, द अर्बन मोड ऑफ लाइफ, सोशल इंटरैक्शन, अमेरिकन सोशियोलॉजी। निम्नलिखित में विद्वानों में से किसने नगर विकास की 7 अवस्थाओं को प्रस्तुत किया था? ये हैं ग्रिफिथ टेलर महोदय। नगरीय बस्तियां आज भी मानव सभ्यता के प्रारंभिक स्थल माने जाते हैं। इनमें तत्कालीन सभ्यता की चरम सीमा परिलक्षित होती है। यहाँ साधारणतः जनसमूह एकत्रित होते हैं। ये बस्तियां अपने क्षेत्र विशेष की भौतिक और सांस्कृतिक प्रगति की सूचक होती हैं। नगर विकास की अवस्थाओं के लिए अनेक भूगोलवेत्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। ग्रिफिथ टेलर ने नगर विकास के 7 अवस्थाओं का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार हैं। पहली अवस्था पूर्व शैशवावस्था अर्थात सब इन्फेंटाइल स्टेज। इसमें निवास स्थान और व्यापार के क्षेत्र एक ही स्थान पर होते हैं। दूसरा है इन्फेंटाइल स्टेज। घरों और दुकानों का विन्यास पूर्णतः बिखरा हुआ तथा नियोजित फैक्ट्रियों का अभाव। बाल्यावस्था अर्थात जुवेनाइल स्टेज। घरों एवं दुकानों के क्षेत्रों में अस्पष्टता, पृथकीकरण। किशोरावस्था एडोलसेंट स्टेज। अच्छे घरों के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं, फैक्ट्रियां बिखरी हुई। मैच्योर स्टेज में अच्छे मकानों का पृथकीकरण। उत्तर प्रौढ़ावस्था अर्थात लेट मैच्योर स्टेज। व्यावसायिक तथा औद्योगिक क्षेत्रों का पृथक पृथक होना। मकानों का स्वरूप छोटे झोपड़ी से लगाकर आधुनिक होना। वृद्धावस्था अर्थात ओल्ड स्टेज। इस अवस्था में नगर अपने विकास को खो बैठता है, मोहल्ला खाली होने लगता है। इस प्रकार से स्टेज हैं: सब इन्फेंटाइल स्टेज, इन्फेंटाइल स्टेज, जुवेनाइल स्टेज, एडोलसेंट स्टेज, मैच्योर स्टेज, लेट मैच्योर स्टेज, ओल्ड स्टेज। लेविस मम्फोर्ड ने 1938 में नगरों के विकास की 6 अवस्थाएं का उल्लेख किया है। मम्फोर्ड द्वारा 6 और टेलर द्वारा 7 चरणों का विकास किया गया है। संकल्पना और विद्वान। गुरुत्व अथवा अंतःक्रिया, ये H.C. कैरी। नगरीय प्रभाव क्षेत्र के निर्धारण की सैद्धांतिक अथवा सांख्यिकीय विधि निम्न क्रम में सुमेलित है। गुरुत्व अथवा अंतःक्रिया नियम H.C. कैरी महोदय द्वारा। फुटकर गुरुत्वाकर्षण नियम रैली महोदय द्वारा। अलगाव बिंदु का नियम P.D. कन्वर्स द्वारा। कोटि आकार नियम G.K. जिफ द्वारा। विश्व में सबसे प्राचीन नगरीकरण का प्रमाण कहाँ मिलता है?
मेसोपोटामिया में। विश्व के प्राचीन नगरीकरण का प्रमाण मेसोपोटामिया की सभ्यता से मिलता है। पश्चिम एशिया में फारस की खाड़ी के उत्तर में स्थित वर्तमान इराक को प्राचीन समय में मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला एवं फरात नदियों के मध्य विकसित है। प्रमुख नगर की अवधारणा अर्थात प्राइमेट सिटी किसने प्रतिपादित की थी? ये जेफरसन महोदय द्वारा दिया गया शब्द है। प्रमुख ये 1939 में उन्होंने प्रस्तुत किया था। उन्होंने द लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी नामक अपने अध्ययन में 51 चयनित देशों के प्रमुख नगरों तथा द्वितीय वर्ग के नगरों के बीच संबंधों का परीक्षण किया। जेफरसन का सिद्धांत निम्न तथ्यों पर आधारित है। प्राइमेट नगर का आकार द्वितीय नगर से बहुत बड़ा होता है। प्राइमेट नगर अपने राष्ट्र की प्रवृत्ति और प्रभाव का द्योतक होता है और प्राइमेट नगर एक बार बड़ा हो जाने के बाद भविष्य में भी आकार और प्रभाव की दृष्टि से दूसरे नगरों की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ता है। प्राइमेट सिटी के नियम की संकल्पना जेफरसन द्वारा 1939 में दिया गया। प्राइमेट सिटी किसी भी देश अथवा प्रदेश के संदर्भ में एक ऐसी लीडिंग सिटी होता है जो उस प्रदेश विशेष में पाए जाने वाले नगरों के संपूर्ण अनुक्रम में शीर्षस्थ होता है। वाल्टर क्रिस्टॉलर ने 1933 में केंद्रस्थ सिद्धांत अर्थात सेंट्रल प्लेस थ्योरी का प्रतिपादन किया। प्रमुख नगर की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? प्राइमेट सिटी की अवधारणा जेफरसन महोदय द्वारा 1939 में दी गई। अमेरिकी समाजशास्त्री लेविस मम्फोर्ड ने नगरों के विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? इन्होंने 6 अवस्थाएं बताई है। लेविस मम्फोर्ड ने अपने पुस्तक कल्चर ऑफ द सिटीज में नगरों के प्राचीन काल से उद्भव से लेकर आधुनिक स्वरूप में विकसित होने की अवस्था के आधार पर नगरों को 6 भागों में बांटा है। इयोपोलिस, पोलिस, मेट्रोपोलिस, मेगालोपोलिस, टाइनोपोलिस और निक्रोपोलिस। नगर संरचना के सिद्धांत और प्रस्तावक संकेंद्रीय पेटी सिद्धांत बर्गेस महोदय द्वारा 1925 में दिया गया। ये 1925 में संकेंद्रीय कटिबंध सिद्धांत बर्गेस द्वारा 1925 में, त्रिज्या खंड होमर होमेट 1939 और बहुनाभिक सिद्धांत 1945 में हैरिस और उलमैन द्वारा। खंड सिद्धांत होमर होएट द्वारा दिया गया। वैकल्पिक सिद्धांत दिया गया पीटरमान द्वारा। बहुनाभिक सिद्धांत CD हैरिस और उलमैन द्वारा 1945 में दिया गया। होमर होएट ने 1939 में दिया। संकेंद्रीय पेटी बर्गेस द्वारा 1925 में, खंड सिद्धांत होएट द्वारा 1939 में, वैकल्पिक सिद्धांत पीटरमान द्वारा दिया गया और बहुनाभिक सिद्धांत हैरिस और उलमैन द्वारा 1945 में। केंद्रस्थ सिद्धांत वाल्टर क्रिस्टॉलर द्वारा 1933 में दिया गया। संयुक्त वृद्धि सिद्धांत गैरिसन द्वारा दिया गया। खंड एवं स्तर सिद्धांत ग्रिफिथ टेलर द्वारा दिया गया। प्रमुख नगर प्राइमेट सिटी 1939 में मार्क जेफरसन द्वारा दिया गया। नगरीय संरचना के बहुनाभिक सिद्धांत में कितने खंड सुझाए गए हैं? इसमें 9 खंड सुझाए गए हैं। हैरिस और उलमैन ने नगरीय भूमि उपयोग के संबंध में अपने एक लेख नेचर ऑफ सिटी 1945 में बहुनाभिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नगरीय संरचना के बहुनाभिक सिद्धांत में 9 खंड हैं।
पहला है CBD, दूसरा थोक व्यापार एवं हल्के विनिर्माण क्षेत्र, तीसरा निम्न वर्गीय आवास क्षेत्र, मध्यम वर्गीय आवासीय क्षेत्र, उच्च वर्गीय आवासीय क्षेत्र। 3 से 5 तक आवासीय क्षेत्र है जो निम्न मध्यम उच्च क्रमशः है। 6 में भारी औद्योगिक क्षेत्र, 7 बाह्य व्यापार क्षेत्र, 8 आवासीय उपनगर और औद्योगिक उपनगर। नगरीय संरचना के संकेंद्रीय पेटी और खंड सिद्धांत में क्या समानता है? केंद्रीय व्यापार क्षेत्र की स्थिति। संकेंद्रीय पेटी सिद्धांत का प्रतिपादन 1925 में अमेरिकी समाजशास्त्री बर्गेस महोदय ने किया। यह शिकागो के अध्ययन पर आधारित है। खंड सिद्धांत या सेक्टर थ्योरी का प्रतिपादन होमर होयट द्वारा 1939 में दिया गया। यह सिद्धांत 142 अमेरिकी नगरों के अध्ययन पर आधारित है। बर्गेस और होमर होयट महोदय ने नगरीय विकास के अपने अपने सिद्धांतों में 5 पेटियों का उल्लेख किया है, जिसमें से केंद्रीय व्यापार क्षेत्र CBD की पेटी दोनों सिद्धांतों में समान है। CBD वह स्थान है जहां पर दुकानों, थिएटर, होटल, दफ्तर, अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान होते हैं। यह क्षेत्र वास्तविक रूप से खुदरा व्यापार क्षेत्र, इसके विनिर्माण और व्यापारिक मनोरंजन की सुविधा वाला होता है। निम्नांकित में से कौन सा भारतीय भूगोलवेत्ता प्रादेशिक नियोजन से संबंधित नहीं है? GS घोषाल। प्रादेशिक नियोजन से अर्थात रीजनल प्लानिंग से संबंधित हैं RP मिश्रा, LS भट्ट, KV सुंदरम। RP मिश्रा, KV सुंदरम और BLS प्रकाश राव भट्ट ने भारत के रीजनल प्लानिंग का निर्धारण किया है। उन्होंने बताया कि प्रादेशिक नियोजन अर्थात रीजनल प्लानिंग विभिन्न वर्ग के प्रदेशों के संदर्भ में राष्ट्रीय नियोजन के उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास है। उन्होंने अर्थात मिश्रा, भट्ट और सुंदरम ने भारत को 13 बृहद और 36 मध्यम नियोजन प्रदेशों में वर्गीकृत किया है। उन्होंने बृहद प्रदेशों का प्रादेशिकरण संसाधन विविधता, संभाव्यता और आर्थिक आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखकर किया है, जबकि मध्यम क्रम के प्रदेशों का निर्धारण क्षेत्रीय आधार पर संसाधन संभाव्यता, संसाधनों के शोषण और संरक्षण की प्रभावशाली विधियों को संकलित करने की सुविधा के आधार पर किया है। भारतीय भूगोलवेत्ता GS घोषाल प्रादेशिक नियोजन से संबंधित नहीं है। इन्होंने जनसंख्या भूगोल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कोटि आकार नियम JK जिप महोदय द्वारा दिया गया है। प्राइमेट सिटी का सिद्धांत मार्क जेफरसन द्वारा 1939 में दिया गया। केंद्र स्थल सिद्धांत 1933 में वाल्टर क्रिस्टालर महोदय द्वारा दिया गया। नगरीय भूमि उपयोग का सेक्टर H. होयट और डेवी द्वारा दिया गया 1939 में। नीचे दिए गए आरेख द्वारा निम्नलिखित में से किस मॉडल की व्याख्या होती है? देहली बाजार, ये बाजार है, बाजार यहाँ पर है, देहली है, प्रभाव क्षेत्र है, प्रक्षेत्र। ये केंद्रीय स्थान मॉडल अर्थात सेंट्रल प्लेस थ्योरी की व्याख्या करता है। ग्रामीण अधिवासियों में किस प्रकार के व्यवसायों की प्रधानता होती है? प्राथमिक व्यवसायों की प्रधानता होती है। ये आवास, प्राथमिक व्यवसाय, कम जनसंख्या घनत्व, विस्तृत भूमि उपयोग प्रतिरूप, पुराने आवागमन एवं संचार तंत्र, आर्थिक विकास में पिछड़ापन, परंपरावादी जीवन पद्धति, अधिक सामुदायिक सहयोग और कम प्रदूषित पर्यावरण आदि विशेषताओं से संपन्न होते हैं। नगरीय वृद्धि का बहुनाभिक सिद्धांत 1945 में हैरिस और उलमैन द्वारा दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार किसी नगरीय क्षेत्र के विकास प्रतिरूप में केवल एक केंद्र ही नहीं वरन कई भिन्न नगरीय केंद्रों की वृद्धि होती है। इन्हीं केंद्रों या नाभिक के चारों ओर एक प्रकार के
भूमि उपयोग से कई क्षेत्रों का समूहीकरण हो जाता है। प्राइमेट सिटी जेफरसन द्वारा 1939 में मेगालोपोलिस गॉटमैन द्वारा दिया गया शब्द है। सीबीडी कोलबी से संबंधित है और कोटिया का नियम जेके जीप महोदय द्वारा। नगर प्रभाव क्षेत्र के लिए अलगाव बिंदु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पीडी कन्वर्स। पीडी कन्वर्स ने अलगाव बिंदु सिद्धांत दिया 1949 में। कौन सा सुमेलित नहीं है? कोटिया का नियम जेके जीफ सही सुमेलित है। संकेंद्रीय पेटी सिद्धांत बर्गेस महोदय द्वारा सही सुमेलित है। बहुनाभिक सिद्धांत बेरी नहीं, हैरिस और उलमैन द्वारा 1945 में दिया गया। केंद्र स्थल सिद्धांत वाल्टर क्रिस्टॉलर महोदय द्वारा दिया गया 1933 में। बहुनाभिक सिद्धांत के जनक सीडी हैरिस और ई.एल. उलमैन ने 1945 में अपने सम्मिलित लेख द नेचर ऑफ सिटीज में इस सिद्धांत का प्रस्तुत किया और इस सिद्धांत के अनुसार नगर भूमि उपयोग प्रतिरूप प्रायः अलग अलग बहुत से केंद्रों के चारों ओर विकसित होते हैं, न कि केवल एक ही केंद्र के चारों ओर। इन्होंने इसमें 9 पेटियां बताई थी। ग्रामीण नगरीय उपांत निम्नलिखित विशिष्टताओं पर आधारित होते हैं: विविधता एवं अलगाव, चयनित आप्रवास, कृषि भूमि की हानियाँ और अनियोजित वृद्धि। अनियोजित वृद्धि इसमें शामिल नहीं है। ग्रामीण नगरीय उपांत की विशिष्टताओं के अंतर्गत विविधता एवं अलगाव, चयनित आप्रवास, कृषि भूमि की हानि एवं नियोजित वृद्धि आदि को सम्मिलित करता है। नगर उपांत शब्द का प्रयोग सबसे पहले टी.एल. स्मिथ ने ल्यूसियाना की जनसंख्या तथा इसका संगठन नामक शोध कार्य में किया था। स्मिथ के अनुसार नगर की प्रशासकीय सीमा के बाहर निर्मित क्षेत्र को नगरीय उपांत कहते हैं। नगर की बाहरी सीमा पर नगरीय व ग्रामीण भूमि उपयोग के बीच एक संक्रमण क्षेत्र पाया जाता है जो ग्रामीण एवं नगरीय दोनों की विशेषताएं रखता है। इसे ही ग्रामीण नगरीय उपांत कहा जाता है। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं: यहाँ क्षेत्रों का आकार छोटा होता है। यह गहन कृषि का क्षेत्र होता है जिसे मार्केट फार्मिंग कहते हैं। सार्वजनिक सुविधाओं का अभाव होता है। जनसंख्या का घनत्व कम होता है। भूमि उपयोग में लगातार परिवर्तन होता है और भूमि उपयोग का मिश्रित रूप पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? संकेंद्रीय जोन मॉडल सही सुमेलित है, 1925 में दिया गया सिद्धांत है। बहुनाभिक सिद्धांत हैरिस और उलमैन द्वारा दिया गया सिद्धांत 1945 में। खंड सिद्धांत कोलबी महोदय द्वारा नहीं बल्कि होमर होयट द्वारा 1939 में दिया गया। और कोटिया का नियम जेके जीफ द्वारा दिया गया सही सुमेलित है। संकेंद्रीय सही मिलान करना है। संकेंद्रीय सिद्धांत बर्गेस महोदय द्वारा दिया गया। खंडित सिद्धांत होमर होयट द्वारा। बहुनाभिक सिद्धांत सीडी हैरिस और उलमैन द्वारा। संयुक्त या फ्यूज्ड वृद्धि सिद्धांत गैरिसन द्वारा। नगरीय पदानुक्रम को निर्धारित करने की कौन सी विधि नहीं है? केंद्रीयता के आधार पर, कार्यों की संख्या, स्तर और विविधता के आधार पर, परिवहन जाल के आधार पर और जनसंख्या की सामाजिक संरचना के आधार पर। नगरीय पदानुक्रम को निर्धारित करने की प्रमुख विधियां इस प्रकार है: केंद्रीयता के आधार पर, कार्यों की संख्या के आधार पर, स्तर और विविधता के आधार पर तथा जनसंख्या की संरचना के आधार पर। जबकि परिवहन जाल के आधार पर नगरीय पदानुक्रम का निर्धारण नहीं किया जाता। नगरीय बस्तियों के पदानुक्रम का अभिप्राय बस्तियों को उनके आकार और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करना। उदाहरण के लिए
ग्राम, कस्बा, नगर, महानगर आदि बस्तियों के पदानुक्रम को बताते हैं, जिसमें पूर्वा पदानुक्रम सबसे निम्न स्तर पर है। भूगोल में पदानुक्रम अर्थात हायरार्की शब्द को महत्व दिलाने का वास्तविक श्रेय क्रिस्टालर को जाता है, जिन्हें केंद्रीय स्थल सिद्धांत का पिता माना जाता है। क्रिस्टालर ने किस वर्ष केंद्रीय स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन किया? 1933। CBD 33 अर्थात 1933 में दिया गया। प्रसिद्ध जर्मन अर्थशास्त्री वाल्टर क्रिस्टालर ने सन 1933 में इस अधिवासों के वितरण से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे केंद्र स्थल सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। उन्होंने दक्षिणी जर्मनी के केंद्र स्थलों का अध्ययन किया और सामान्यीकरण के रूप में अपने केंद्र स्थल सिद्धांत को प्रस्तुत किया। क्रिस्टालर ने उन नियमों की खोज की जो केंद्र स्थलों की संख्या, उनके वितरण, आकार आदि का निर्धारण करते हैं। क्रिस्टालर के अनुसार केंद्र स्थलों का संवितरण न होते हुए भी हम उनके वितरण में एक नियमित प्रतिरूप प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी प्रदेश में केंद्र स्थलों के वितरण, आकार, संख्या आदि में कुछ निश्चित संबंध होते हैं, जिसके आधार पर उस प्रदेश की अधिवासों की क्रमबद्धता का अध्ययन किया जाता है। क्रिस्टालर इस सिद्धांत पर आधारित सिद्धांत है कि विस्तृत उत्पादक भूमि नगरीय केंद्र या केंद्र स्थल को आधार प्रदान करती है, जहाँ से विभिन्न आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं केंद्र स्थल को उपलब्ध होती हैं, और केंद्र स्थल अपने चतुर्दिक स्थित परिक्षेत्र प्रभाव क्षेत्र में के लिए भी आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करता है। क्रिस्टालर के अनुसार केंद्रीय स्थल सिद्धांत में K4 व्यवस्था करता है परिवहन या यातायात सिद्धांत को। इस नियम के अनुसार निम्न वर्ग के केंद्रीय स्थान दो उच्च वर्ग के केंद्रीय स्थानों के सेवा क्षेत्र की सीमा के मध्य स्थित होता है और उसका पदानुक्रमण 4 होता है। बस्तियों की इस व्यवस्था में कुल मिलाकर एक षटकोणीय सेवा केंद्र में 4 केंद्रों की जनसंख्या को उच्च क्रम के केंद्रीय स्थान से सेवा उपलब्ध होती है। यातायात के आधार पर विकसित होने वाले केंद्र में K=4 माना गया है। इस प्रकार 4, 16, 64, 256 का क्रम होगा। नगरीय केंद्रों में पदानुक्रम को स्पष्ट करने के लिए क्रिस्टालर ने 3 दशाओं में के मूल्यों का निर्धारण किया है। K=3 का मान बाजार नियम से संबंधित है। K=4 यातायात नियम से संबंधित है। K=7 प्रशासनिक नियम से संबंधित है। बसाव के संगठन के लिए क्रिस्टालर के केंद्रीय स्थल प्रतिमान में निम्नलिखित में से K3 किसके लिए परिवहन सिद्धांत से संबंधित है? K7 तथा K7 प्रशासनिक और K4 यातायात नियम से संबंधित है। नगर प्रदेश के सीमांकन के लिए कौन सी विधियां प्रयुक्त की गई हैं? केरी का गुरुत्व सिद्धांत सही है। कन्वर्स का अलगाव बिंदु सिद्धांत सही है। रैली का खुदरा गुरुत्व नियम और थीसेन का बहुभुज सिद्धांत। नगर प्रदेश के सीमांकन के लिए निम्न विधियां हैं। केरी का गुरुत्व या अंतःक्रिया नियम, कन्वर्स का अलगाव बिंदु नियम, रैली का खुदरा गुरुत्वाकर्षण नियम, थीसेन बहुभुज नियम। फुटकर या खुदरा गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार किसी नगर से प्राप्त फुटकर व्यापार की मात्रा उस नगर की जनसंख्या के प्रत्यक्ष अनुपात में तथा उस स्थान एवं नगर के बीच की दूरी के वर्ग के विपरीत अनुपात में होती है। अलगाव बिंदु नियम का प्रतिपादन 1949 में पीडी कन्वर्स द्वारा दिया गया। यह रैली द्वारा प्रतिपादित नियम का संशोधित रूप है। कोटी आकार नियम को सामान्यीकृत रूप में किसने प्रस्तुत किया? जीके जिप महोदय द्वारा। इन्होंने 1949 में नगरों के कोटी आकार के नियम की विस्तृत व्याख्या की तथा तभी से इसे एक सुनिश्चित मान्यता के रूप में नियम के रूप में मान्यता मिली। जिप ने संयुक्त राज्य अमेरिका की 1940 की जनगणना के आधार पर 100 बड़े महानगरीय क्षेत्रों का अध्ययन किया
मानव व्यवहार का सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया और नगरों को कोटि आकार में संबोधित संबंधों को स्थापित करने के लिए सूत्र दिए। PR=P1/R, जहाँ PR है R कोटि के नगर की जनसंख्या और P1 है प्रधान नगर की जनसंख्या, R के लिए ज्ञात किए जाने वाले नगर की कोटि। निम्नलिखित में से कौन नगरीय संरचना और संरचनात्मक विकास का मॉडल नहीं है? संकेंद्रीय क्षेत्र सिद्धांत संबंधित है, बहुनाभिक सिद्धांत संबंधित है, खंडीय सिद्धांत संबंधित है, समावेशी पदानुक्रम ये संबंधित नहीं है। समावेशी पदानुक्रम सिद्धांत इससे संबंधित नहीं है, बल्कि A.K. फिल्ब्रिक USA के हैं ने अपने प्रसिद्ध लेख प्रादेशिक मानव भूगोल में क्षेत्रीय कार्यात्मक संगठन के सिद्धांत द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के नगरों और सेवा केंद्रों के विशेष संदर्भ में समावेशी पदानुक्रम प्रतिपादित किया। यह सिद्धांत 3 अभिधारणाओं पर आधारित है। विभिन्न व्यवसायों में अंतर संबंध, पातित क्षेत्रों की उत्पत्ति, समावेशी पदानुक्रम का नोडल संगठन। संकेंद्रीय पेटी सिद्धांत शिकागो के समाजशास्त्री बर्गेस ने 1923 में प्रस्तुत किया। खंडीय सिद्धांत के प्रतिपादन अमेरिकी नगरीय भूगोलवेत्ता होमर होयट ने 1939 में प्रस्तुत किया। भारत में गंगा यमुना के मैदानी भाग में पाए जाने वाले ग्रामीण अधिवास किस प्रतिरूप के होंगे? मैदानी भाग में ये रेखीय प्रतिरूप के होंगे। भारत में गंगा यमुना मैदानी भाग में पाए जाने वाले ग्रामीण अधिवास विभिन्न प्रतिरूप पाए जाते हैं। इनमें अरेय, नाभिक, आयताकार, वर्गाकार आदि हैं। इनमें से रेखीय प्रतिरूप प्रमुख है। जब किसी ग्राम का विकास सड़क, नहर, नदी आदि के सहारे पंक्तिबद्ध रूप में होता है तो उनकी आकृति अधिक लंबी और रेखीय हो जाती है। अधिवास प्रकार और प्रतिनिधि क्षेत्र। संहत बस्ती बुंदेलखंड उच्च भूमि में पाई जाती है। गुच्छ और पूर्वा गंगा और घाघरा दोआब में पाई जाती है। अपखंडित बस्ती विंध्य उच्च भूमि में पाई जाती है। प्रकीर्ण बस्ती भाबर क्षेत्र में। संहत बस्ती बुंदेलखंड उच्च भूमि में, गुच्छ और पूर्वा गंगा घाघरा दोआब। अपखंडित अधिवास विंध्य उच्च भूमि, प्रकीर्ण भाबर क्षेत्र में। ग्रामीण नगरीय सातत्य की संकल्पना को प्रतिपादित किया था R.E. डहल ने। ग्रामीण नगरीय सातत्य संकल्पना का प्रतिपादन 1966 में R.E. डहल द्वारा प्रस्तुत किया गया। निम्नलिखित ज्यामितीय आकारों में से भारत के ग्रामीण अधिवासों में से कौन सा सर्वाधिक मिलता है? ये है आयताकार। रेक्टेंगुलर अधिवास भारतीय ग्रामीण अधिवासों में ज़्यादातर मिलते हैं। इस प्रकार के आवास भारत में पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू और राजस्थान के अधिकांश भागों में पाए जाते हैं। वृत्ताकार भूविन्यास के मकान मुख्यतः आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, बिहार और राजस्थान के कई क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिसमें जनजातियों की झोपड़ियों से लेकर मछुआरों की बस्तियां सम्मिलित हैं। ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण भारत के जनांगीय विकास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ये सही है। गांवों में स्थानांतरण का मुख्य कारण गरीबी है। गांवों से मुख्य स्थानांतरण कारण गरीबी है। दोनों सही है, परंतु सही व्याख्या नहीं है। गरीबी के कारण पूंजी निर्माण हेतु लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन करते हैं। यह स्थानांतरण भारत के जनांगीय विकास की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि स्थानांतरण के साथ साथ स्थायित्व होता है। परिवार संवर्धन के प्रति लोग उन्मुख होते हैं। कृषि आधारित अधिवासों के वितरण के 3 प्रमुख तथ्य हैं: प्रसार, घनत्व और प्रतिरूप।
सघन अधिवास विश्व के अधिकांश क्षेत्रों में प्रमुख हैं। दोनों सही है परंतु सही व्याख्या नहीं है। सघन अधिवास जनसंकुल और विरल जनसंख्या दोनों के प्रकार के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अतः लगभग विश्व के अधिकांश क्षेत्रों में ये विस्तृत हैं, किंतु इनका अधिवास वितरण से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि प्रसार, घनत्व और प्रतिरूप ये तीनों कारक अधिवास की प्रकृति नहीं बल्कि अधिवासों के वितरण व्यवस्था को बताते हैं, जबकि सघन अधिवास प्रतिरूप अधिवास की प्रकृति स्पष्ट करता है। श्रेणी आकार नियम एक अवधारणा है जिसका संबंध निम्नलिखित में से किसी एक के अध्ययन से संबंधित है। नगरीय आवास। इस नियम का प्रतिपादन जी.के. महोदय द्वारा किया गया। इस सिद्धांत के प्रथम विचारक जर्मन भूगोलवेत्ता फेलिक्स आयरबैग थे। कोटि आकार नियम के प्रथम विचारक फेलिक्स आयरबैग थे। इसके अतिरिक्त अन्य विद्वान W.S. सिंगर, N.B. सोबानी, O.P. सिंह आदि हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि मानचित्र पर ग्रामीण जनसंख्या के वितरण को प्रदर्शित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? जनसंख्या डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रामीण जनसंख्या डिस्ट्रीब्यूशन को प्रदर्शित करने के लिए सबसे अच्छी विधि डॉट मेथड है। ग्रामीण कृषक बाजार द्योतक हैं, उत्पादक और उपभोक्ता के बीच द्विपक्षीय व्यापार के। प्रक्रिया ग्रामीण बस्ती प्रधानता मिलती है प्रेरी प्रदेश में। मानसूनी एशिया में सघन अधिवास, साइबेरिया में एकल अधिवास पाए जाते हैं और पश्चिमी यूरोप में संहत अधिवास। प्रेरी प्रदेशों में प्रकीर्ण ग्रामीण बस्ती की प्रधानता मिलती है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रधानता से मिलती हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिमी मैदानी भाग और अर्जेंटीना के पंपास गेहूं प्रदेश में प्रकीर्ण कृषक आवास बड़ी संख्या में विकसित देखे जाते हैं। भारत में सामान्यतः पर्वत स्कंधों अर्थात स्पर्श पर कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक एकाकी वासगृहों वाले अधिवास पाए जाते हैं। ग्रामीण जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है दक्षिणी पूर्वी एशिया में। दक्षिणी पूर्वी एशिया में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। यहाँ 70% से अधिक कृषक जनसंख्या पाई जाती है। भारत में नगरीय भूगोल का अग्रदूत निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता को माना जाता है? R.L. सिंह। R.L. सिंह को अर्बन जियोग्राफी का अग्रदूत माना जाता है। R.L. अर्बन। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के मध्य अंतर स्थापित करने का प्रमुख आधार कौन सा है? कार्य। प्राथमिक कार्यों के आधार, जहाँ प्राथमिक कार्यों की प्रधानता होती है उसे ग्रामीण अधिवास, जहाँ कृषिएतर कार्यों की प्रधानता होती है उसे नगरीय आवास कहा जाता है। नगरीय क्षेत्र में सेवाओं की प्रधानता होती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 80% जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न होती है। नगरीय क्षेत्रों में विनिर्माण और सेवाओं की प्रधानता होती है। किस विद्वान के अनुसार भारतीय नगरों की आकार की कार्यात्मक तथा सामाजिक समष्टि की अवधारणा पर आधारित है? के.एन. सिंह। के.एन. सिंह महोदय के अनुसार भारतीय ग्रामों की आकारिकी कार्यात्मक तथा सामाजिक समष्टि की अवधारणाओं पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण अधिवासों का कार्य है? वानिकी, खनन, दुग्ध व्यवसाय, मछली, उपर्युक्त सभी। ग्रामीण अधिवासों में प्राथमिक क्रियाएं होती है जिसके अंतर्गत धरातल से कच्चे पदार्थों को निकालना या उत्खनन के कार्यों जैसे खाद्य संग्रहण, आखेट, मत्स्यन, पशुचारण,
लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन जैसी क्रियाएं होती हैं। केंद्रीय ग्रामीण अधिवास अधिकांशतः मिलते हैं डेल्टा प्रदेशों में। पर्वतीय भागों में प्रकीर्ण अधिवास, शुष्क प्रदेशों में एकल अधिवास, उच्च मैदानों में बिखरे हुए अधिवास पाए जाते हैं। केंद्रीय ग्रामीण अधिवास मुख्यतः किसी झील, तालाब, नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में मिलते हैं। इस प्रकार के अधिवास के केंद्र में मुखिया का घर होता है और क्योंकि गांव की नींव डालने का कार्य मुखिया ही करता है, ऐसे गांव मुख्यतः गंगा नदी के क्षेत्रों में पाया जाता है। केंद्रीय ग्रामीण अधिवास को न्यूक्लियाई अधिवास या फिर नाभिकीय अधिवास कहा जाता है। ग्रामीण भारत में धक्का डालने वाले कारकों अर्थात पुश फैक्टर में निम्नलिखित में से किस कारक की भूमिका नहीं है? जनसंख्या वृद्धि में तीव्र बढ़ोतरी ये कारक है। कृषि योग्य भूमि पर जनसंख्या का उच्च दबाव ये भी कारक शामिल है। प्रति व्यक्ति कम आय, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के आय के स्तरों में सुस्पष्ट अंतर। ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा में धीमी परंतु सतत वृद्धि तथा प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी ये सही नहीं है। हैरिस और उलमैन द्वारा दिए गए शहरी उपयोग सिद्धांत, जो कि 1945 में दिया गया, के बहुकेंद्रीय मॉडल के नीचे दिए गए चित्रों में निम्न क्लास आवासीय क्षेत्र की श्रेणी को निम्नलिखित में से कौन प्रतिनिधित्व करता है? इसमें है सी। हैरिस और उलमैन द्वारा शहरी भूमि उपयोग के बहुनाभिक मॉडल में निम्न क्लास आवासीय क्षेत्र को सी द्वारा प्रदर्शित किया गया है। हैरिस व उलमैन ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1945 में किया और 9 पेटियों का वर्णन किया। कौन सी ग्रामीण बस्ती वृत्तीय आकार के रूप में जानी जाती है? झीलों के किनारे गांवों का विकास होता है। ये बस्ती वृत्तीय प्रकार या नेबुला प्रकार की बस्ती कही जाती है। गांव का प्रकार और परिभाषा। हरित ग्राम किसी छोटे ग्राम, घास मैदान के चारों तरफ बने मकानों और गिरजाघर वाला गांव। क्रॉस रूप ग्राम सड़कों, चौराहों के इर्द गिर्द विकसित परिक्षिप्त ग्राम, जहां पूरे ग्रामीण क्षेत्र में अलग खेत और आवास अनियमित रूप से बिखरे हों। सड़क ग्राम, सड़क मार्ग के आसपास विकसित गांव अथवा गांव जहां परिस्थितियों ने बस्ती के पार्श्विक विकास में व्यवधान पैदा किया है। ग्रामीण बस्तियों का त्रिकोणीय प्रतिरूप आमतौर पर निम्न में से कहाँ विकसित होता है? यह दो नदियों के संगम पर। जहाँ नदियाँ इस तरह मिलती हैं वहाँ पर ऊंचे भाग में त्रिकोणीय प्रतिरूप पाया जाता है। ग्रामीण बस्तियों का त्रिकोणीय प्रतिरूप दो नदियों के संगम पर विस्तृत होता है। ऐसे स्थलों पर सड़कें या नहरें एक दूसरे के आसपास ना ही निकलती हैं और ना ही मिलती हैं। ऐसे गांव अंतरीपों के सिरों पर तीन ओर से जल से घिरे होते हैं और एक ओर ये मैदानी भाग की ओर खुले होते हैं। भारत में इस प्रकार की बस्तियां दक्षिणी सिरे पर कुमारी अंतरीप पर देखे जाते हैं, अर्थात कन्याकुमारी के भाग में। ग्रामीण घर किसका सूचक है? ये पर्यावरण का सूचक है। ग्रामीण घर पर्यावरण का सूचक है। ग्रामीण अधिवासों के स्थानीय वितरण प्रतिरूप का सबसे अच्छा अवलोकन निम्नलिखित में से किया जा सकता है भित्ति मानचित्र द्वारा।
अर्थात वॉल मैप द्वारा ग्रामीण अधिवासियों के स्थानिक वितरण प्रतिरूप का सबसे अच्छा अवलोकन किया जा सकता है। यह बृहद मापनी पर तैयार किया जाता है, लार्ज स्केल पर तैयार होता है, जिसमें किसी क्षेत्र के प्राकृतिक लक्षण तथा सांस्कृतिक लक्षण जैसे कि मकान तथा अधिवास का प्रतीकात्मक चित्र क्रम से प्रस्तुत किया जा सकता है। भारत में ग्रामीण विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल उपयुक्त है? ये है बैलगाड़ी, ट्रक, रेलवे, जलयान। भारत में ग्रामीण विकास के लिए उपयुक्त मॉडल बैलगाड़ी, उसके बाद ट्रक, फिर रेलवे, सबसे लास्ट में जलयान। ध्यातव्य है कि भारत में बैलगाड़ी को प्रारंभिक परिवहन साधन के रूप में जाना जाता है। धीरे धीरे इसका स्थान ट्रक, फिर रेलवे और जलयान ने ले लिया। भारत में नगरों का वर्ग विभाजन। दक्षिणी पूर्वी एशिया में थाईलैंड और भारत चीन में फ्रांसीसी क्षेत्र के बीच एक बफर कटिबंध है। ये है एशिया में ब्रिटिश साम्राज्य। दक्षिणी पूर्वी एशिया में थाईलैंड, एशिया में ब्रिटिश साम्राज्य तथा भारत चीन में फ्रांसीसी क्षेत्र के बीच एक बफर कटिबंध क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन है? विकास आयुक्त। ग्रामीण विकास के लिए भारत में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज का प्रावधान किया गया 1992 में। छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण विकास विभाग का प्रशासनिक प्रमुख विकास आयुक्त होता है।